समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी वक्षों को ग्रहण करने वाली, हे भगवान विष्णु की पत्नी माँ धरती, माँ धरा, तुम्हें बारंबार नमस्कार। मैं अपने पैरों को तुम्हारे वक्षों पे नित्य रखता हूँ, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम धरती अर्थात ग्लोब या जिसे हम वर्ल्ड भी कहते हैं, हिंदी में धरा, धरती, धरनी, मातृभूमि जैसे विभिन्न कई नामों से बुलाया जाता है के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारी धरती पूरे ब्रह्मांड का एक अद्भुत ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। इस जीवन को संभव करने में इसके वातावरण, इसके एटमॉस्फेयर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस जैसा अद्भुत ग्रह पूरे ब्रह्मांड में अभी तक खोजा नहीं जा सका है, मिलेगा तो देखा जाएगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज के इस विषय का उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे परीक्षार्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास करके यह वीडियो कुछ चीज़ों को लेकर के आया है। बने रहिए, देखते रहिए, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। शुरू करते हैं हमारी धरती। अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों आकाश गंगाएं, अरबों तारों, खरबों ग्रह, अनगिनत उपग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है, जो सूर्य से लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा इससे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना है कि इस पर से किसी भी वस्तु को बाहर, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर फेंकने के लिए या बाहर भेजने के लिए फ्लाइंग वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर इसको फेंकना होगा या बाहर भेजना होगा। सूर्य हमारे ग्रह का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। इस धरती पर बहुत सारे जियोलॉजिकल घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें भूकंप, ज्वालामुखीय घटनाएं तथा धरती के भीतर घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं शामिल हैं। तो उसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक घटनाएं भी इस धरती पर घटित होती हैं। यह धरती विभिन्न प्रकार के पर्वतों, पठारों, नदियों, ग्लेशियरों, झरनों से भरी पड़ी है। अंतरिक्ष से हमारी धरती इस प्रकार गोल दिखाई देती है। यह ध्रुवों पे कुछ चपटी है, जो इसके रोटेशनल जो मूवमेंट है उसके कारण ऐसा माना जाता है। धरती के उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके उत्पत्ति कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, यह कह पाना अभी मुश्किल है। जाहिर है भविष्य में इस पर और भी शोध होने अभी बाकी हैं। शोध होने के बाद इसके विषय में कुछ श्योर कहा जा सकता है। पुराणों में इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के वर्णन हैं। आधुनिक युग में इसके उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी सूर्य के साथ ही हुई। सूर्य के साथ उसके कुछ टुकड़े छिटक करके अलग हुए, जो आरंभ में काफ़ी गर्म थे, धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के कारण जो इसके भारी तत्व थे वो इसके केंद्र में, कोर के भीतर जम गए, और इससे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, हल्के तत्वों से इसका वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। प्रयोगों से भी यह सिद्ध होता है कि धरती का जो कोर है, सबसे भीतरी क्षेत्र, जिसे हम नीफे भी कहते हैं, ये सबसे भारी तत्व निकेल और फेरस से बना हुआ है। जबकि जैसे जैसे इसके ऊपर की तरफ हम आते हैं, इसका घनत्व अर्थात डेंसिटी घटते जाती है। मतलब धरती अपने कोर में सबसे ज़्यादा डेंस है, लगभग 11.5 से 13.5 प्रति घन मीटर क्यूब के करीब में यह डेंस है। जबकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी डेंसिटी घटते जाती है।
बीच के कोर को, बीच के स्थान को मेंटल कहते हैं, जो इससे कम घन है, जबकि ऊपर का जो एरिया है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ये सबसे कम घना क्षेत्र है। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई। जब धरती ठंडी हुई तो ऊपर का जो परत है वो एक पपड़ी के जैसा जम गया। जैसे दूध में मलाई जमती है, उसी प्रकार से ऊपर का जो सिरा था यह पपड़ी के तरह से जम गया, जिस पे आज हम रहते हैं। भीतर अभी भी सारी की सारी चीजें गर्म है। इसका साक्ष्य विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी घटनाएं। जब लावा बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि ये वाकई में अभी भी गर्म है। जब हम किसी तरह से इसके भीतर गड्ढा करके या इसके अंदर बोरिंग करके जब हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो जैसे जैसे हम इसके भीतर जाते हैं तापमान बढ़ता है। यह भी सिद्ध करता है कि धरती के भीतर अभी भी बाकी सारी चीजें गर्म है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं ये डेंसिटी और भी घटते हुए ऊपर बढ़ती है। इससे भी प्रमाणित होता है कि यह पूरी तरह जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इसका घनत्व कम होते जाएगा। धरती के ऊपर जो सबसे निकटवर्ती क्षेत्र है वहां पे बारिशों का जमा हो रहा है, जबकि धरती के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं हल्के गैस मिलते हैं। धरती के सबसे ऊपरी लेयर में सबसे हल्के गैस जमा हो रहा है। ऐसे गैस काफी विरले मतलब हमें धरती पे मिलते हैं। वैसे हमारी धरती की त्रिज्या 6375 किलोमीटर है, जबकि हमारी धरती की परिधि 40,075 किलोमीटर मानी जाती है। क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर के लगभग माना जाता है, जिसमें लगभग 35 करोड़ जलीय क्षेत्र है, जबकि बाकी बचे 15 करोड़ स्थलीय क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। जबकि हमारे धरती का आयतन 1.08 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब के आसपास माना जाता है। हमारे धरती का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम माना जाता है। भूगोल के विषय में स्टडी करने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। हमारी धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह इतनी झुक करके ही पूरे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसको करने में उसे लगभग 365 दिनों का समय लगता है, जबकि वह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। इसके घूमने की गति 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से वह 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर वो लगा लेती है। अब यहाँ 24 घंटे में वह 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोले को 360 डिग्री में बांट करके माना जाता है या पढ़ा जाता है। अब 360 डिग्री घूमने में इसे 24 घंटे लगता है। इसका मतलब है कि उसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे अध्ययन के लिए, सहूलियत के लिए 2 प्रकार की रेखाएं काल्पनिक तौर पे खींची गई हैं। हकीकत में धरती पे मौजूद नहीं है, लेकिन काल्पनिक रूप से 2 तरह की रेखाएं धरती पर खींची गई हैं। जो गिरा करके खींची गई हैं इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि जो सीधी रेखा हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं को हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है। हमने देखा कि 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री धरती को घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। उसको घूमने में उस समय में वो कितनी डिग्री घूमेगी, तो आप निकाल सकते हैं कि 15 × 4 60 मिनट
मतलब 15 डिग्री वो घूमेगी तो वो 60 मिनट का समय कंज्यूम करेगी। इस हिसाब से 15 इंटू 24 इक्वल टू 360 डिग्री। तो देशांतर रेखाओं से हमें समय का ज्ञात होता है। धरती पे जो देशांतर रेखाएं हैं वो कुल 360 है, 180 सामने, 180 उसके पीछे। चूंकि अंग्रेजों का वर्चस्व था, इसलिए लंदन के एक शहर ग्रीनविच, वहां से पूरे दुनिया का, पूरे संसार का समय निर्धारित होता है। तो वहां पे जो सबसे पहली देशांतर रेखा है जिसे 0 डिग्री मानते हैं, तो 0 डिग्री से इधर साइड में जितनी रेखाएं हैं उनको ईस्ट लिखने की परंपरा है, और इधर साइड में जितनी रेखाएं हैं उनको वेस्ट लिखने की परंपरा है। इधर वाले को प्लस से सूचित करते हैं, इधर वाले से माइनस से सूचित करते हैं। इधर जिसके बारे में भी समय बताना होता है उसे प्लस लिख करके बताया जाता है। जैसे भारत के मध्य से इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है, वहां से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरी है। भारत का जो मानक समय रेखा है 22.5 डिग्री पर खींची गई है, 82.5 डिग्री पे। अगर इसको इसी 4 मिनट वाले थ्योरी से गुना करें तो 0 से 82 तक आने में लगभग 5 घंटा और 30 मिनट का समय लगता है, 5.5 घंटे का समय लगता है। और 5.5 घंटे का समय लगता है, और ये किसर है तो ये पूरे ग्लोब में पूरब की दिशा में है, तो इसको +5:30 लिखा जाता है। जो मानक समय है उसको +5:30 माना जाता है, 5:30 धन में। प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि वह पूरब में स्थित है। अगर वही अमेरिका की तरफ रहता तो इसको माइनस में लिखते, निगेटिव चिन्ह के साथ। ठीक है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, अब इस ग्लोब को ऊपर और नीचे, ऊपर वाले को नॉर्थ उत्तर और नीचे वाले को साउथ दक्षिण छोर कहते हैं। ये जो ऊपर का किनारा और नीचे का जो किनारा है उसको पोल कहा जाता है, हिंदी में ध्रुव। ऊपर का ध्रुव और नीचे का ध्रुव, इन ध्रुवों को बीच से बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। हिंदी में इसे विषुवत रेखा कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब ये इक्वेटर से ऊपर लगभग 90 रेखाएं खींची गई हैं, जो गिरा करके रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांश रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इनकी संख्या 90 है, जबकि नीचे के क्षेत्र में भी टोटल 90 रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 180। अब यहाँ अक्षांश रेखाओं से हम दूरी का पता लगाते हैं। अक्षांश रेखाओं से दूरी को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे जो पूरा धरती है उसको नापने के लिए, उनकी दूरी को नापने के लिए अक्षांश रेखाओं का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश रेखा को औसतन पूरे ग्लोब पे 111 किलोमीटर माना जाता है। ध्रुवों पे यह कम है, ध्रुवों पे इनकी दूरी कम है। विषुवत रेखा पे ये रेखाएं थोड़ी सी चौड़ी हैं, इसलिए इनकी दूरी बढ़ जाती है। तो विषुवत रेखा पर जैसे हम ध्रुव से आते हैं दूरी बढ़ती है, विषुवत रेखा पर जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी घटती है, लेकिन औसतन 111 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। अब यहां से अगर किसी भी क्षेत्र का दूरी माप करना हो, ज्ञात करना हो, जो परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति 1 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश में है, वो वहां से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे गया तो कितना किलोमीटर गया, तो आप निकाल सकते हैं 111 से उसको गुना करके। ठीक है।
उसी प्रकार से समय के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको भी निकाला जा सकता है, आप निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं समय और दूरी से संबंधित। तो निकालने का सबसे आसान तरीका 111 से दूरी के लिए गुना करेंगे और 4 से गुना कर देंगे समय के लिए। जितना डिग्री होगा उतना इंटू 4, समय निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी धरती सालों भर 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। 365 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। इस दौरान यह इसकी जो स्थिति होती है, या यूं कहें कि सूर्य की जो स्थिति होती है उत्तरायण और दक्षिणायन की होती है। ठीक है, सूर्य कितना भी ऊपर जाते हैं तो इन दोनों के ऊपर और नीचे नहीं जा पाते हैं। मतलब कितना भी नीचे जाएंगे तो 23.5। सूर्य कितना भी मूव करके ऊपर जाएंगे तो 23.5 से ऊपर नहीं जा सकते। मतलब उत्तरायण की स्थिति में अंततः वह 23.5 डिग्री के और 0 डिग्री के बीच में रहेंगे, जबकि दक्षिणायन की स्थिति में भी वह 23.5 डिग्री दक्षिण और विषुवत रेखा के बीच में ही रखेंगे। इसलिए इन दोनों रेखाओं को नाम दिया गया है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। जबकि नीचे वाली रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। हिंदी में इसे मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह इस धरती की 2 काल्पनिक रेखाएं हैं। हकीकत में यह नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी इनको बनाया गया है। हम अपनी धरती का अध्ययन करने के लिए मानचित्रों, मैप का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं उनको पढ़ने के लिए नेचुरल मैप का इस्तेमाल होता है, जबकि जिसको मानव ने अपने बुद्धि से, अपने हिसाब से या अपने सहूलियत के लिए, अपने राज करने के लिए जिसको बनाया उसको पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप अर्थात राजनीतिक मैप। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे है यह भौतिक अर्थात फिजिकल मैप। इसमें हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे धरती के माउंटेन्स, वोल्केनोज, रिवर्स, डेजर्ट्स, लेक्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड मैनी मोर। विभिन्न वीडियो में हम एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। जबकि पॉलिटिकल मैप में हम विभिन्न देशों के राजनीतिक चीजों के बारे में हम अध्ययन करके उनकी राजधानी कहाँ है, विभिन्न प्रकार के उनके मुख्यालय कहाँ हैं, उनके विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, संस्थान कहाँ हैं, विभिन्न ऑफिसेज कहाँ हैं जहाँ से वर्ल्ड वाइड शासन होता है, राजधानी कहाँ है, कौन से राजधानी किस रेखाओं पे स्थित है, 0 डिग्री पे विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश उनकी राजधानियाँ स्थित हैं, कर्क रेखा पे कौन कौन से देश उनकी राजधानियाँ स्थित हैं। इन सब बातों के बारे में जो अध्ययन होता है वो पॉलिटिकल मैप के ऊपर किया जाता है। वर्ल्ड में कुल कितने कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स को बांटने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, लैंडलॉक्ड कौन से हैं, कोस्टल एरियाज के कंट्रीज कौन कौन से हैं। इन सब बातों के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो पॉलिटिकल मैप के ऊपर करते हैं।
आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके विभिन्न विषयों को पढ़ेंगे। आपको अगर विशेष किसी भी विषय के बारे में कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डालें, हम अगले वीडियो में उसको अपने पाठ्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डाटा कीमती है, इसलिए उसका सदुपयोग करें। नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे जरूर आगे बढ़ाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।